Assalamu alaikum students, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students बेटा biology 10th chapter number 10 gases exchange हम लोगों ने शुरू किया हुआ है और आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हमारी रिमेनिंग रह गई हैं। हमने फर्स्ट 2 टाइप की डिसऑर्डर्स बेटा पढ़ ली हुई हैं। हमने ब्रोंकाइटिस के ऊपर बात कर ली है और हमने एम्फिसिमा के ऊपर भी बात कर ली है। आज हम शुरू करने वाले बेटा निमोनिया। फर्स्ट पॉइंट बेटा ये है कि निमोनिया इज अ टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिसऑर्डर। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बेटा जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको पढ़ाई गई हैं या पढ़ाई जाएंगी वो सारी की सारी एक पर्टिकुलर टर्म से डिजीज होती हैं। उनमें से कुछ डिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स होती हैं जैसा कि एम्फिसिमा है, उनमें से कुछ स्वेलिंग डिसऑर्डर्स होती हैं जिन्हें इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर कहते हैं जैसा कि हमने ब्रोंकाइटिस के केस में पढ़ा। और ये जो निमोनिया है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, किसी ना किसी एक एक्शन या एजेंट के अटैक करने की वजह से किसी भी पर्सन की बॉडी में निमोनिया की प्रॉब्लम होती है। कहा बेटा ये जाता है कि निमोनिया की प्रॉब्लम जिस पर्सन को होती है ये पर्टिकुलरली जिस जगह पर होती है ये वहीं पर लोकलाइज रहती है। यूजुअली तौर पर लंग्स के अंदर होने वाली प्रॉब्लम है और अगर ये एक सिंगल लंग्स को ही इफेक्ट करे तो इसे सिंगल निमोनिया कहते हैं। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन एक पर्सन के दोनों लंग्स को जाके इफेक्ट करना शुरू कर दे, वहां पर जाकर अपने कॉज या अपने इफेक्ट्स दिखाना शुरू कर दे, तो ऐसी जगह पर जो होने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा उन्हें डबल निमोनिया के नाम से जाना जाता है। तो ये कहीं पर भी डिफरेंट कॉजेज अटैक कर सकते हैं। डबल निमोनिया, अगर दोनों जो लंग्स हैं बेटा वो डैमेज हो जाएं, अगर इन्फेक्शन दोनों लंग्स को जाके डैमेज करना शुरू कर दे तो इस तरह की प्रॉब्लम को बेटे डबल निमोनिया के नाम से जाना जाता है। कहा यह जाता है कि ये जो निमोनिया है ये किसी एक सिंगल फैक्टर की वजह से नहीं होती, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन उनमें से जो ज्यादा कॉजिंग एजेंट्स हैं वो एक बैक्टीरिया है, वायरल अटैक है या फंगल अटैक है। ये 3 उसके इंपॉर्टेंट कॉजिंग एजेंट्स हैं। पहला मैंने कहा कि या तो बैक्टीरिया इसका कॉजिंग एजेंट हो सकता है और स्पेशली जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई ये एक कॉजिंग एजेंट्स है निमोनिया का। दूसरा बेटा वायरल अटैक की वजह से भी होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है और पर्टिकुलरली जो वायरल इन्वॉल्व है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। और थर्ड इसका मेन और कॉजिंग एजेंट है फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी पर्सन की बॉडी में निमोनिया हो सकता है। तो 3 कॉजिंग एजेंट्स पे आप लोगों के सामने मैंने लिख दिए हैं। पहला बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, वायरल इन्फेक्शन में इन्फ्लुएंजा वायरस और फंगल इन्फेक्शन, ये 3 ऐसे कॉजिंग एजेंट्स हैं जो निमोनिया की प्रॉब्लम को ट्रिगर भी कर सकते हैं, उसे वर्स भी बना सकते हैं और नए सिरे से इंड्यूस भी करवा सकते हैं बेटा। अब इनका मोड ऑफ एक्शन बड़ा खास है, ऐसा नहीं होता कि जाते साथ ही ये डिजीज कॉज करवा देते हैं, बल्कि पहले जिस इनके रिसेप्टर साइट जहां पर लंग्स में ये जाते हैं वहां पर जाकर पहले रिजाइड करते हैं, अपनी कॉलोनीज की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और जब इनकी कॉलोनीज इतनी ज्यादा इनफ हो जाएं कि तमाम उस एरिया को ऑक्यूपाई करके उन पे अटैक कर सके तब तक ये रिजाइड करता है। और जब कॉलोनीज की कंसंट्रेशन इनकी ज्यादा हो जाती है तो फिर ये उन लंग्स के टिश्यूज के ऊपर अटैक करता है और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करना शुरू कर देता है। अभी डैमेज करवाता क्या है, उन जगहों पर जाकर इंफेक्शन कॉज करता है और ऐसे इंफेक्शन जो कि म्यूकस की और पस की जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा देता है। यूजुअली तौर पर म्यूकस की प्रोडक्शन एक नॉर्मल लेवल तक होती है किसी भी एक इंडिविजुअल के ऑर्गन के अंदर, लेकिन इनके इन्फेक्शन की वजह से उस कंसंट्रेशन की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और एज अ रिजल्टेंट उस पर्सन की बॉडी में म्यूकस और पस बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से अल्टीमेटमली उसे निमोनिया के सिम्टम्स जो हैं वो जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। वो सिम्टम्स जो निमोनिया के केस में किसी भी पर्सन को अपीयर हो सकते हैं, कोल्ड विद फेवर के बुखार भी है लेकिन साथ साथ सर्दी भी लग रही है, शिवरिंग कहते हैं बॉडी कपकपाने की स्टेट हो जाती है। अब ये शिवरिंग किन वजहों से होती है बेटा, ये जो कूलिंग इफेक्ट्स होते हैं बॉडी में हीट जनरेट करने के मैकेनिज्म्स को प्रोहिबिट कर देते हैं।
नेक्स्ट, कफ विद स्प्यूटम, पर्सन को बलगम वाली खांसी आ रही होती है, ऐसी खांसी जिसके अंदर व्हाइटिश मटेरियल, पस मटेरियल्स इंक्लूड होते हैं। समटाइम कफ विद ब्लड भी निमोनिया के सिम्टम्स में काउंट कर लिए जाते हैं बच्चों। फिर ब्रेथ, एक पर्सन की बॉडी में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना शुरू हो जाती है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एयर पैसेजवे का लंग्स जो पार्ट है ये बहुत सेंसिटिव पोर्शन होता है। अगर एल्विलाई एरिया में इंफेक्शन हुआ है, वहां पर अगर पस की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है तो गैसेस की एक्सचेंजमेंट बॉडी में प्रॉपर नहीं हो पाएंगी। ऑक्सीजन बाहर से बॉडी में तो एंटर होगी लेकिन एल्विलाई से डिफ्यूज करके वो ब्लड में नहीं जाएगी, और अगर ब्लड में नहीं जाएगी तो ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन के कम होने से ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और स्किन के जो टोन है वो भी चेंज होना शुरू हो जाती है। जैसे आपकी बुक कहती है बेटा कि अगर एक पर्सन को निमोनिया है और वो प्रोलॉन्ग कंडीशन में चला जाता है तो उसकी जो स्किन होती है वो डस्की या पर्पलिश होना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, और जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसमें ऑक्सीजन के कंटेंट्स बिल्कुल नहीं है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। अब तक बेटे जो आप लोगों को बातें बता चुका हूं, निमोनिया जो कि इन्फेक्शियस डिजीज है, फिर आपको कहा कि इसके कॉजेज 3 एजेंट है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन। फिर इसका मोड ऑफ एक्शन बताया कि ये किस तरह से अटैक करता है, फिर इसके सिम्टम्स आपसे शेयर किए, और हमारा लास्ट पॉइंट है इसका ट्रीटमेंट। चूंकि निमोनिया एक इन्फेक्शियस डिजीज है, 2 कॉजिंग एजेंट्स की वजह से प्राइम होती है, बैक्टीरिया और वायरस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के अटैक के अंदर जो डिजीज होती है उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के अंडर होती है। इसके अलावा जो बाकी वायरल इन्फेक्शन होते हैं या जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है उसके लिए सर्टेन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं। ऐसी एंटीबायोटिक जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की ग्रोथ को रोक भी सकती हैं और उन्हें पूरी तरह से किल भी कर सकती हैं। इसी बुक के लास्ट टॉपिक के अंदर जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसके आखिरी टॉपिक्स में मैं बताऊंगा कि ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये बैक्टीरियोसाइडल भी होती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक भी होती हैं, लेकिन यहां पर जो मेडिसिन यूज की जाती हैं निमोनिया के अगेंस्ट वो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को पूरी तरह से रोक देती हैं। एज अ रिजल्टेंट बैक्टीरिया की क्वांटिटी नहीं बढ़ती और 20 मिनट्स के बाद या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाती है, और एज अ रिजल्टेंट जो पेशेंट होता है वो अपनी उस कंडीशन से रिकवर होना शुरू हो जाता है। उसके ये जो सारे सिम्टम्स हैं दोबारा से रिटर्न टू नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं बेटा। तो ये था हमारा पहला टॉपिक निमोनिया का, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एस्थमा। एस्थमा एक एलर्जेंट डिसऑर्डर है। बात फिर वही रिपीट कर रहा हूं कि जितनी भी डिजीज आपको बताई हैं हर एक की अपनी प्रॉपर्टी है। ब्रोंकाइटिस आपको बताया था इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, एम्फिसेमा आपको बताया था डिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है, निमोनिया मैंने बता दिया एक इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है, और ये जो एस्थमा है वो एक एलर्जेंट डिसऑर्डर है बेटा, एक एलर्जेंट डिसऑर्डर है। एक ऐसी टाइप की डिसऑर्डर जिसमें एक पर्सन की बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से मेन जो एयर पैसेजवे है ब्लॉक हो जाता है बेटा। इसी प्रॉब्लम को एस्थमा के नाम से जाना जाता है। एस्थमा के कॉजिंग एजेंट्स हैं वो सेंसिटिव रिसेप्टर एजेंट्स जो किसी भी पर्सन की बॉडी में दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। हर पर्सन में एस्थमा के कॉजिंग एजेंट एक जैसे नहीं होते, क्योंकि कुछ पर्सन कुछ खास चीजों के लिए कुछ खास ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनके लिए वो सेंसिटिव होते हैं, तो वो उनके लिए एज अ रिसेप्टर और एज अ इफेक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं। होता यूं है कि एक पर्सन को अगर परफ्यूम से एलर्जी है, अगर उसे अनियन से एलर्जी है, अगर उसे डस्ट से एलर्जी है, अगर उसे पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, अगर वो उन्हें किसी भी फैक्टर से एलर्जी है और उसे वो कंटिन्यूसली एक्सपोज करवाया जा रहा है, तो उस पर्सन का जो ब्रोंकाई है और उस पर्सन की जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनकी वॉल्स में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, और उन केमिकल रिएक्शन के रिजल्टेंट पे वॉल्स कंस्ट्रिक्ट भी कर जाती हैं, और समटाइम वॉल्स में एक्स्ट्रा सेक्रीशंस भी पैदा होना शुरू हो जाती हैं, और एज अ रिजल्टेंट जो पाथवे जो ल्यूमन है ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स का वो पासेज वे जो मूव करने वाला जो एरिया है वो इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि आसानी से गैसेस मूव नहीं कर पाती। तो कुल मिलाकर बात ये हुई बेटा कि कॉजिंग एजेंट्स में वो एलर्जिक एजेंट्स शामिल हैं जो किसी भी पर्सन की बॉडी में एलर्जी को इंड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेटा इसके सिम्टम्स कौन से हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एट नाइट, क्योंकि एक पर्सन
जो एस्थमिक पेशेंट होता है, रात के वक्त जब उसकी बॉडी रिलैक्सिंग स्टेट के अंदर होती है और जो रिलैक्सिंग स्टेट में जो एयर या ब्रीथिंग होती है वो एक फ्रीक्वेंट वे में चल रही होती है, नाइट टाइम में जिस वक्त वो एक रेस्टिंग स्टेट के अंदर होता है बेटा, तो उसकी बॉडी में जो एयर है वो प्रॉपरली पास नहीं कर पा रही होती। नेक्स्ट हमारा विजलिंग, वो बात कर रहा होता है या जब वो सांस ले रहा होता है तो सीटियां बज रही होती हैं बेटा, उसे कहते हैं विजलिंग साउंड प्रोडक्शन। तो ये फिनोमेना एस्थमा के केस में ज़्यादा ऑब्जर्वेबल होता है। कफ है, चेस्ट टाइटनेस है, ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली किसी भी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर या उनके अटैक के अंडर हो सकते हैं। लास्ट में हमारा पॉइंट है बेटा इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए साइंटिस्ट एक बात प्रिस्क्राइब करते हैं कि दो तरीके हैं, या तो प्रिवेंटिव मेजर है या फिर प्रॉपर मेडिसिन है। प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि उस पर्सन को उन एलर्जिक एजेंट से दूर रखा जाए जिससे उसे एलर्जी होती है। अगर पॉलन से है, डस्ट से है, परफ्यूम से है, किसी भी चीज़ से है तो उसे वहाँ से उसे दूर रखा जाए। और दूसरा, ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं जो कंस्ट्रिक्टेड पाथवे को ओपन करवा देती हैं। हम इन्हें कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग या एंटी कंस्ट्रिक्टेड ड्रग्स, वो ड्रग्स जो उस कंस्ट्रिक्ट पाथवे को दोबारा ओपन करवा देती हैं। और ये मेडिसिन ज़्यादातर बेटा इनहेलर्स की फॉर्म में दी जाती हैं। वो जो एक पंप होता है ना, वो फुसफुसा, उसके अंदर ऐड करके दी जाती हैं। तो वो जो एस्थमिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कि दिन में आपने इसे 2 बार करना है, क्योंकि अगर वो पर्सन अननोनली भी कभी उनके एजेंट से एक्सपोज हो चुका है और अगर उनका पैसेज वे कंस्ट्रिक्ट हो रहा है तो उन एलर्जिक एजेंट्स के अगेंस्ट जो केमिकल यूज किया गया है उससे वो ओपन हो जाए। तो इनहेलर्स इन पेशेंट्स को दिए जाते हैं जो इनके कंस्ट्रिक्टेड पाथवे को ओपन करवा देते हैं। तो ये थे बेटे हमारे अस्थमा के पॉइंट्स, उसका डेफिनेशन, कॉजिंग एजेंट, सिम्टम्स और उसका ट्रीटमेंट बेटा। तो होपफुली बेटा आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बेटा लंग्स कैंसर के ऊपर बात करेंगे कि लंग्स कैंसर किस तरह से एक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर आता है, उसके कॉजिंग एजेंट, उसके सिम्टम्स और पाकिस्तान में कितने पेशेंट किस वजह से उसकी वजह से एक्सेलरेट करवा रहे हैं बेटा। तो हम इन्हें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।